अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम सिनोनिम्स के इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। सिनोनिम्स होते क्या हैं देखते हैं। ये हम मानी अल्फाज होते हैं जिनके मानी ऑलमोस्ट सेम होते हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होते। तो जब आप कोई शेड्स ऑफ मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हो तो अगर आपको सिनोनिम्स आते हो या एक जैसे मानी के मिलते जुलते कई अल्फाज आते हो तो आप एग्जैक्ट अपना मतलब के हिसाब से एक लफ्ज़ चुन सकते हैं। बेसिकली जितनी आपकी वोकेबलरी अल्फाज का ज़ख़ीरा बड़ा होगा उतने ही ज़्यादा आप अच्छी तरह इस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं और मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड को यूज़ करके अपना मतलब कन्वे कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कहना है किसी बच्चे के बारे में बात करनी है और आप कहें सनी गेव अ स्वीट स्माइल, या आप कहें नॉटी स्माइल, या आप कहें फ़नी स्माइल, एंड मामा फॉरगेव हिम फॉर लिपस्टिक मार्क्स ऑन द मिरर एंड हर फेवरेट लिपस्टिक टू। अब इसमें से फ़नी, स्वीट, नॉटी ये सारे लफ्ज़ जो हैं एक जिस लफ्ज़ में मुकम्मल तौर पे जामे तौर पे इंक्लूड हो जाते हैं, दैट्स इम्पिश। इम्पिश होता है एक छोटा सा नॉटी सा डेविल। तो सनी गेव एन इम्पिश स्माइल एंड मामा फॉरगेव हिम फॉर द लिपस्टिक मार्क्स ऑन द मिरर हर फेवरेट लिपस्टिक टू। जब आप एक वर्ड यूज़ करते हैं इम्पिश, इट मीन्स ऑल ऑफ द अदर थिंग्स। तो अगर आपको इस तरह के ज़्यादा अल्फाज आते होंगे तो आप अपनी मर्ज़ी का एग्जैक्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नॉटी से मिलता जुलता मतलब है लेकिन इसमें थोड़ी सी शरारत ज़्यादा है नॉटी की निस्बत। तो ये दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग डिवाइस, ये टूल कि आप अल्फाज को मिलते जुलते अल्फाज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और आप उसके अलावा आप अपने मतलब को एक मुख्तसर तरीके से बयान कर सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहना है कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं द शॉर्ट एंड ब्रॉडली बिल्ट मैन रिमेन्ड साइलेंट एंड अनमूव्ड, तो आप उसकी बजाय कह सकते हैं द स्टॉकी मैन रिमेन्ड साइलेंट एंड अनमूव्ड। स्टॉकी मैन मीन्स जो शख्स छोटा सा चौड़ा सा इंसान होता है उसके लिए यूज़ होता है। नॉट फैट, इट्स डिफरेंट फ्रॉम फैट, इट्स जस्ट ब्रॉड बिल्ट। ठीक है। इसी तरह अगर आपने कहना है द जेंटल द प्रिटी नेचुरल सीन रिमाइंडेड हिम ऑफ होम ऑफ हुंजा, तो आप कह सकते हैं द इडिलिक सीन, प्रिटी, क्वाइट, परफेक्ट सा, पैराडाइज टाइप का। तो उसके लिए एक वर्ड है इडिलिक जो आप यूज़ कर सकती हैं। लेकिन ये उसी वक्त आपकी अल्फाज का ज़ख़ीरा बड़ा होगा जब आप खुद पढ़ेंगे, पढ़ने की आदत डालेंगे, देखेंगे ये वर्ड्स दूसरे अच्छे राइटर्स कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ कर रहे हैं और कौन सा वर्ड कहाँ पे फिट आ सकता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये है कि जब आप सिनोनिम्स की आपको या हम मानी अल्फाज की ज़्यादा आपको पता होता है तो आप जो एक कोई चीज़ आप कह रहे हैं उसमें रिपीट किए बगैर या एक ही लफ्ज़ को बार बार कहे बगैर आप अपनी बात कर सकते हैं और उस तरह से पढ़ने वाले को बोरियत का एहसास नहीं होगा या यकसानियत का एहसास नहीं होगा। जैसे ये सेंटेंस जो हैं इसको आप देख सकते हैं। शी न्यू हर एम्स इन लाइफ वर मिसगाइडेड येट शी क्लंग टू हर मेनिसिंग गोल्स। तो दूसरी बार में हमने दोबारा से एम्स नहीं कहा, हमने गोल्स कह दिया, हालांकि मतलब उनका एग्जैक्टली सेम है। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में द यंग मैन हैड एंग्जाइटीज अबाउट हिज फ्यूचर, इट वॉज दिस नर्वसनेस दैट हेल्ड हिम बैक। तो एक दफ़ा हमने एंग्जाइटी का वर्ड यूज़ किया, दूसरी दफ़ा नर्वसनेस का वर्ड यूज़ किया, बजाय इसके कि हम दोबारा कहते इट वॉज दिस एंग्जाइटी दैट हेल्ड हिम बैक, विच वुड बी बोरिंग और वो जुमला बहुत हैवी सा हो जाता और पढ़ने में फ़्लो में ना पढ़ा जाता। तो इसका सिनोनिम्स को जानने का एक ये भी फ़ायदा है। इसके अलावा आप एक थॉट को कंटिन्यू कर सकते हैं और उसमें इजाफी कोई मालूमात या इजाफी फ्लेवर दे सकते हैं बाय यूजिंग अ स्लाइटली डिफरेंट वर्ड, क्योंकि बिल्कुल आइडेंटिकल मानी कुछ सिनोनिम्स के होते हैं और कुछ के थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे ये एक कोई शख्स ट्रेन की खिड़की से अपनी ग्रैंड मदर को देख रहे हैं और उनके बारे में ये डिस्क्रिप्शन है ग्रैंड मदर के बारे में। ये देखिए, एज द ट्रेन अप्रोच्ड गुजरांवाला रेलवे स्टेशन, Sunita saw her grandmother, stately as ever. Through the murky train window, the matriarch still cut a strong figure, although signs of fatigue were written large on her face. And who could blame her after all that she had seen? तो इसमें grandmother पहले यूज़ किया है वर्ड और दूसरी बार matriarch किया। matriarch का मतलब होता है head of the family, जो कि खातून हो और बहुत strong कोई खातून हो। और इसी तरह पहली बार स्टेटली का वर्ड यूज़ किया और दूसरी बार स्ट्रॉन्ग का वर्ड यूज़ किया है। मिलते जुलते हैं लेकिन वो एक थॉट को आगे बढ़ा रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे, थॉट को आगे बढ़ा रहे हैं। सो दैट्स हाउ दिस इज़ हेल्पफुल। ये इम्पॉर्टेंट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है वोकेबलरी का। कुछ ये हमने आपके लिए टॉम सॉयर में से एक इक़्तिबास निकाला हुआ है, दिस इज़ फॉर योर इंटरेस्ट। जैसे कि ये ऊपर वाला जो है इसको हमने चेंज किया हुआ है, ओरिजिनल से ऊपर वाला है
There comes a time in every rightly constructed boy's life when he wants to go somewhere and dig for a hidden treasure. He wants to go. Wants to go की बजाय जो उन्होंने एक्चुअली मार्क ट्वेन ने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो देखिए. There comes a time in every rightly constructed boy's life when he has a raging desire to go somewhere and dig for hidden treasure. So wants to versus has a raging desire. तो इसमें उसकी urgency और उसके जोश का आइडिया हुआ है. तो this is how you can use similar meaning words to add more flavor and extra interest to what you're saying as a writer. वोकैबलरी को बढ़ाने का कोई शॉर्टकट जो मेरी समझ में नहीं आता बजाय अदर देन रीडिंग. पढ़ना ज़रूरी है, और जो आप पढ़ते हैं अपनी एक ही तरह की चीज़ें या एक ही इंटरेस्ट की चीज़ें ना पढ़ें. अगर आप रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ते हैं तो आप मिस्ट्री नॉवेल्स पढ़ें. अगर आप मिस्ट्री नॉवेल्स पढ़ते हैं तो आप कोई हिस्टोरिकल नॉवेल्स भी पढ़ना शुरू करें. उससे आपको नई नई वोकैबलरी और नए नए फ्रेजेस सीखने का मौका मिलेगा. जर्नल रखें, अच्छी जो आपको अल्फाज के फ्रेजेस लगते हैं, आप कहते हैं हाँ ये कितनी अच्छा तरीका है, तो उसको नोट कर लें. उन फ्रेजेस को नोट करके और अपना एक वो वर्ड लिस्ट अपनी बना के रखें ताकि जिस वक्त आप लिखें आप उसको इस्तेमाल कर सकें. उनको लिख के रख के भूल ना जाएं, उनको इस्तेमाल करें भी. अपनी किसी फेसबुक पोस्ट में, अपनी किसी ईमेल में, उनको अपनी रवानी में और अपनी करंट वोकैबलरी में लाने के लिए उनका इस्तेमाल फ़ौरन शुरू कर दें. इंतज़ार ना करें कि जब मैं वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करूँगी तो फिर मैं इनको इस्तेमाल करूँगी. इनको साथ साथ इस्तेमाल करें. अच्छा, एक हमारी पैसिव वोकैबलरी होती है. वो लफ्ज़ जो हम सुनते हैं तो समझ जाते हैं उनका मतलब क्या है, लेकिन वो हमारी एक्टिव वोकैबलरी का हिस्सा नहीं होते क्योंकि हम उनको खुद इस्तेमाल नहीं करते. हमें एकदम से उनका ख्याल नहीं आता, हमारे लेवल से थोड़े बाहर होते हैं. उन लफ्ज़ों को जिनके आपको मानी आते हैं, आप सुनती हैं, आपको अच्छे लगते हैं, उनको भी अपनी एक्टिव वोकैबलरी में लाएं, यानी उनको भी इस्तेमाल करना शुरू करें ताकि जब आप लिखने बैठें तो फ़्लो में वो ऑटोमेटिकली आपको वो वाले लफ्ज़ भी आपके ध्यान में हों. और इसके अलावा जिन अल्फाज के आपको मानी नहीं आते उनके आप मतलब देखें, और जब कोई लफ्ज़ पढ़ें या कोई फ्रेज़ पढ़ें तो उसके बारे में ओपिनियन फॉर्म करें. सोचें कि आपको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा, ये इसने कैसी बात कर दी राइटर ने, अच्छा ये अच्छा तरीका है. इसी तरह फिर आप अपने लिखे हुए को भी जब एडिट करेंगे तो आप उसको एक तनकीदी निगाह से देख के उसमें बेहतरी भी ला सकते हैं. ये कुछ आपकी दिलचस्पी के लिए वैसे ही कुछ वर्ड्स हैं. अगर आप उसको रूट वर्ड्स को या जो प्रीफिक्स और सफिक्स यानी कि जो हिस्से लफ्ज़ों के शुरू में या आखिर में लगते हैं उनके मानी जान लेंगे तो आप वर्ड्स के मतलब गैस भी कर सकते हैं. जैसे डी का मतलब है दूर लेके जाना या हटा देना किसी चीज़ से, जैसे कि डी न्यूक्लियराइज यानी न्यूक्लियराइजेशन से हटा देना. डी वर्म, वर्म से दूर कर देना. डीग्रेड करना यानी कि रुतबे से किसी को दूर करना या बेइज्जत करना बेसिकली. डिफॉरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट हटा देना, जंगलात को हटा देना. इसी तरह क्रेसी का जो वर्ड है उसका मतलब होता है रूल. डेमोक्रेसी, रूल ऑफ पीपल. थियोक्रेसी जिसमें कि किसी रिलीजन के ऊपर बेस करके होता है. एरिस्टोक्रेसी जो कि किंग्स होते हैं, मोनार्क्स वगैरह होते हैं. मेरिटोक्रेसी जिसमें जो भी कोई डिज़र्व करता है उसको मेरिट की बेसिस के ऊपर हुकूमत मिल सकती है. तो ये अगर आपको ये प्रीफिक्स और सफिक्स के कुछ के मतलब आते होंगे तो आप अल्फाज की मानी गैस भी कर सकते हैं और इस तरह आपकी वोकैबलरी में इजाफा भी हो सकता है. जब आपके पास इंटरनेट की रिसोर्सेज हैं आप उनको यूज़ करें, और आपको जो लफ्ज़ है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो या उसके हमानी अल्फाज जानना चाहते हैं तो आप thesaurus.com के ऊपर डाल के उनके मतलब ले सकते हैं. रिवर्स डिक्शनरी एक बहुत इंटरेस्टिंग फ़ीचर है जिसमें आपके जहन में अगर कोई मतलब है ना तो आप वो मतलब डाल दें और वो उसके लिए आपको लफ्ज़ दे देगा. जैसे अगर आप लिखेंगे टू वॉक इन अ टायर्ड वे तो वो आपको लिख देगा ट्रज, एक लफ्ज़ है उस मानी के लिए. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रिसोर्स. ग्रामर गर्ल जो है ये बहुत मशहूर एक वो वेबसाइट है, इसके ऊपर सिनोनिम्स के बारे में भी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है और लिखने के बारे में भी बहुत अच्छी हैं. सो ग्रामर गर्ल इज़ हाईली रिकमेंडेड. आई लुक्ड एट इट एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. डिक्शनरी.com. और इसके अलावा कुछ वोकैबलरी की टेस्टिंग की भी ऐप्स हैं जो टेस्ट के लिए लोग यूज़ करते हैं. वो हो सकता है आपके लिए इतनी यूज़फुल ना हो. आपको वर्ड्स चाहिए जो आप यूज़ कर सकें, ना कि वर्ड्स की मानी बताने की एबिलिटी. दैट मे नॉट बी सो रेलिवेंट फॉर यू. इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं. वर्ड ऑफ द डे की एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिक्शनरी.com वाले एक सहूलत है उनकी, आप इसके लिए सब्सक्राइब कर लें. आपको हर रोज़ का वो एक वर्ड देते हैं. वो वर्ड जो है उसका प्रोनाउंसिएशन भी होता है, ऊपर जो स्पीकर का जो बना हुआ है उसकी डेफिनेशन होती है, अगले पिछले वर्ड्स भी सारे होते हैं. और दिस इज़ वेरी, आई थिंक इट्स वेरी यूज़फुल. आपको कहीं जाना नहीं पड़ता वर्ड के लिए, वो आपके इनबॉक्स में ईमेल में आ जाता है.
आप उसको देखें, जो आपको अच्छे लगते हैं आप यूज़ कर लें। उसकी रूट भी जैसे आप देख सकते हैं, उसकी वर्ड की रूट भी बताई हुई है उन्होंने, ओरिजिन क्या है, मतलब क्या है, किस तरह इस्तेमाल होता है। सो दिस इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट। सिर्फ मीनिंग आपको ये नहीं बताते कि लफ्ज़ इस्तेमाल कैसे होना है, दिस मेक्स ऑल ऑफ दैट वेरी क्लियर। तो बट इन दी एंड ये सारी रिसोर्सेज हैं, बट इन दी एंड देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर रीडिंग। तो रीडिंग को अपना दोस्त बनाएं, किताब को दोस्त बनाएं, ब्लॉग्स पढ़ें, जो भी कुछ आपको इंटरेस्ट करता है पढ़ें। दैट इज़ द बेस्ट रिसोर्स फॉर बिल्डिंग योर वोकैबुलरी एंड अ गुड रिसोर्स ऑफ सिनोनिम्स।